इस वीडियो में हम राजस्थान के चैल्कोलिथिक विलेजेस के बारे में डिस्कस करने वाले हैं। कुछ वीडियोस पहले हमने राजस्थान के सारे मेसोलिथिक साइट्स का डिस्कशन किया था, जैसे भागौर एटसेट्रा। बट इन दिस वीडियो हम न्यूलिथिक फेज को स्किप करने वाले हैं। क्यों? क्योंकि राजस्थान से हमें कोई कॉन्क्रीट न्यूलिथिक फेज मिला ही नहीं है। अब आप सोचेंगे क्या ये पॉसिबल है? जी हाँ, राजस्थान में क्या हुआ कि जो मेसोलिथिक फेज था ना, जहाँ लोग छोटे छोटे टूल्स बना रहे हैं, स्टोन के माइक्रोलिथ्स बना रहे हैं, हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं, कैंपिंग कर रहे हैं, इधर उधर फिशिंग से अपना जीवन गुजार रहे हैं, उसके बाद डायरेक्ट हमें चैल्कोलिथिक फेज के सबूत दिखने को मिलते हैं। इसका क्या मतलब है कि यहाँ पे हमें कोई बीच में कि मेसोलिथिक से चैल्कोलिथिक की तरफ एक ट्रांजिशन हो रहा है, खेती कर रहे हैं लोग, पहले सेटल हो रहे हैं, डोमेस्टिकेशन कर रहे हैं, उसका हमें कोई ढंग से प्रूफ नहीं मिलता है। इसकी जगह हमें क्या मिलने लगता है कि लोग ने मेसोलिथिक फेज से डायरेक्ट फिर तांबा बनाना सीख लिया था, और तांबा बनाना सीख लिया, मेटलर्जी सीख ली, उसी के साथ साथ वो थोड़ा बहुत खेती करने लगे थे, उसी के साथ साथ वो डोमेस्टिकेशन करने लगे थे। मतलब उनका ये प्रोसेस साथ में चला था। इसलिए कहते हैं कि राजस्थान में डायरेक्ट मेसोलिथिक से क्या फेज़ आ गया था? चैल्कोलिथिक। न्यूलिथिक स्टेज कॉन्क्रीट एविडेंस हमें नहीं मिलते, ठीक है। और सिर्फ राजस्थान में नहीं, कुछ और जगहों पे भी ऐसी चीज़ हुई है, जैसे राजस्थान के अलावा मालवा और नॉर्दर्न डेक्कन, यहाँ भी हमें ऐसा ही कुछ देखने को मिलता है। अब मालवा कौन सा एरिया है? बेसिकली ये वाला जो एरिया है ना, गुजरात राजस्थान के इस साइड वाला, ये होता है मालवा। और नॉर्दर्न डेक्कन तो आप जानते ही हैं, डेक्कन जो नीचे साउथ इंडिया है उसका जो ऊपरी वाला पार्ट है उसको हम नॉर्दर्न डेक्कन बोल देते हैं। तो राजस्थान, मालवा और नॉर्दर्न डेक्कन, इन तीनों जगहों से हमें डायरेक्ट चैल्कोलिथिक फेज़ के सबूत ज़्यादा मिलते हैं। यहाँ हम ये नहीं कहते कि न्यूलिथिक फेज़ हुआ ही हुआ था, कॉन्क्रीट हमें एविडेंसेस मिले ही मिले। इनकी जगह, न्यूलिथिक फेज़ की जगह चैल्कोलिथिक के एविडेंसेस ज़्यादा हाईलाइटेड है, ज़्यादा उभर के बोल रहे हैं, यही है। जैसे एक एग्जाम्पल ले लेते हैं, भागौर एक साइट है, हमने वो मेसोलिथिक फेज़ में इसके बारे में पढ़ा है। तो भागौर से डायरेक्ट एक ट्रांजिशन देखने को मिलता है क्या, कि लोग हंटिंग गैदरिंग कर रहे हैं मेसोलिथिक फेज़ में, और फिर डायरेक्ट उन्होंने कॉपर और तांबा का यूज़ करना स्टार्ट कर दिया है। और न्यूलिथिक फेज़ का कोई बीच में एक कॉन्क्रीट एविडेंस है नहीं, है ना। और इस चैल्कोलिथिक फेज़ से फिर वो आयरन एज फेज़ में चले जाते हैं। तो ये हमें राजस्थान से देखने को मिल जाती हैं चीज़ें। अब इसका रीज़न क्या है? क्यों यहाँ न्यूलिथिक फेज़ हमें कॉन्क्रीट देखने को नहीं मिली? इसका बेसिक ये रीज़न है कि यहाँ कॉपर ओर्स की भरमार है। अब राजस्थान इंडिया में सबसे रिचेस्ट है कॉपर माइंस में। झुंझुनू सीकर वाला जो एरिया है ना, वहाँ तो भर भर के कॉपर ओर्स हैं। अब क्या होगा अगर लोग किसी एरिया में रह रहे हैं और वो कॉन्स्टेंटली उनके सामने जो चीज़ देख रहे हैं उसके साथ ही तो वो एक्सपेरिमेंट करेंगे, क्रिएटिविटी दिखाएंगे। अब लोगों को यहाँ पे जो ट्राइबल्स रह रहे थे राजस्थान में, कॉन्स्टेंटली कॉपर इतना ज़्यादा अगर दिखेगा, कॉपर ओर्स, तो उसके साथ वो कुछ करने की तो सोचेंगे ना। इसलिए यहाँ पे खेती से एक्सपेरिमेंट से पहले मेटलर्जी से एक्सपेरिमेंट स्टार्ट हो गया, ठीक है। कॉपर की अगर थोड़ी बात कर लें तो कॉपर रूट्स कुछ ऐसे दिखते हैं, जैसे पत्थर टाइप के होते हैं, जैसे ग्रीन ग्रीन होता है उन पत्थरों में, ये होता है आपका कॉपर ओर। फिर इसको क्या करते हैं, बहुत हाई टेम्परेचर पे 1100 डिग्री सेल्सियस पे पकाते हैं। इसको पकाएंगे जब तो ये पिघल जाता है, थोड़ा बहुत पिघल जाता है। पिघलने के बाद काफ़ी देर के बाद थोड़ा ये ब्राउनिश टोन ले लेता है और ये पूरा पिघल के छोटा सा रह जाता है। तो फिर जब लोगों ने ऐसा एक्सपेरिमेंट किया होगा, इतने हाई टेम्परेचर पे इसको सब्जेक्ट किया होगा, तो उन्होंने देखा होगा अरे यार ये जो ब्राउन चीज़ निकल के आ रही है ये थोड़ी ज़्यादा हार्ड है, पत्थर से ज़्यादा शार्प है, इसके हम कोई चीज़ बनाएंगे तो ज़्यादा पॉइंटी बनेगी और ज़्यादा शार्प होगी, मीट काटने में भी हेल्प होगी, इसके अगर हम ऑर्नामेंट्स बनाएंगे तो वो ज़्यादा सुंदर दिखेंगे। तो इस तरीके से हो सकता है लोगों ने कॉपर का इस्तेमाल स्टार्ट किया हो, और एक बार जो चीज़ स्टार्ट हो जाती है फिर वो धीरे धीरे हर जगह फैली होगी। इनफैक्ट राजस्थान से जो दो मेन सिविलाइजेशन हम पढ़ने वाले हैं, गणेश्वर और बालाथल, इन दोनों ही एरियाज़ में, गणेश्वर और आहट सभ्यता, इन दोनों ही सभ्यताओं में कॉपर का बहुत इम्पॉर्टेंट रोल है। इतना कि ना सिर्फ ये खुद आपस में यूज़ कर रहे थे, इनफैक्ट ये हड़प्पा सभ्यता को एक्सपोर्ट भी कर रहे थे कॉपर। और सिर्फ हड़प्पा को नहीं, साउथ में भी ये लोग अपना कॉपर एक्सपोर्ट कर रहे थे, सोचिए, ठीक है। अब इससे पहले कि हम डिस्कस करें कि साइट्स क्या होती हैं, कल्चर क्या होते हैं, एक मेजर डिफरेंस समझ लेते हैं कि जब हम बात करने वाले हैं गणेश्वर जोधपुरा कल्चर और आहड़ कल्चर, और हम इनकी साइट्स के बारे में बात करेंगे तो इनमें डिफरेंस क्या है। देखो, दो चीज़ें होती हैं, दो टर्म्स होते हैं। एक टर्म होता है कल्चर और एक टर्म होता है साइट। कल्चर, साइट। जो कल्चर है ये ब्रॉड टर्म है और साइट एक छोटा टर्म है। कैसे? एग्जाम्पल के लिए ले लीजिए, आज आप जयपुर में रहते हैं, फॉर एग्जाम्पल मैं जयपुर में रहती हूँ।
अब जयपुर में जो भी लोग रहते हैं उनकी कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, कुछ फीचर्स हैं जो सब लोग शेयर करते हैं। जैसे यहाँ की औरतें हैं वो घाघरा चोली पहनती हैं, ठीक है। यहाँ के जो आदमी हैं वो टर्बन लगाते हैं। खाने में हम दाल बाटी अच्छी लगती है, हमें दाल बाटी बहुत पसंद है। आपको हर पाँचवें घर में हर महीने में दाल बाटी बनती दिख जाएगी। इसके अलावा हम यहाँ पे मटके हैं, हम लाल कलर के मटके बनाते हैं सभी, ज़्यादातर लोग, ऐसा नहीं सभी एकदम, पर ज़्यादातर लोग ये चीज़ें कर रहे हैं। तो जब ये इतनी सारी चीज़ें कोई एक ग्रुप ऑफ पीपल करने लगते हैं ना, तो उसको हम बोल देते हैं कल्चर। ये जयपुर वाले लोगों का कल्चर है यार, वो ये सारी चीज़ें कर रहे हैं, मतलब उनका ये कल्चर है। अब क्या होगा, सपोज़ कीजिए इस जयपुर से अगर 500 लोग उठ के दिल्ली चले जाते हैं और वो दिल्ली में जाकर यही सारी चीज़ें करने लगते हैं। औरतें घाघरा पहन रही है, मर्द टर्बन लगा रहे हैं, दाल बाटी बना रहे हैं, मटके लाल कलर के बना रहे हैं, अपने घरों को पिंक पेंट कर रहे हैं, तो क्या ये दिल्ली में रह के दिल्ली कल्चर बन जाएगा? नहीं। अगर आपको दिल्ली में ऐसे लोग मिल जाते हैं जो ये जयपुर का कल्चर फॉलो कर रहे हैं, तो हम क्या बोल देंगे, अरे ये जयपुर कल्चर वाली साइट मिली है दिल्ली में, ठीक है, ये जयपुर कल्चर वाले लोग यहाँ दिल्ली में रह रहे हैं। तो साइट क्या है, जब भी आप किसी कल्चर की, ये जो लोग जो पूरी चीज़ें करते आ रहे हैं, किसी कल्चर की कोई एक पर्टिकुलर जगह को पकड़ लेते हो, उसको हम साइट बोल देते हैं। उसको पकड़ के खोद दिया, वो साइट है। अगर जयपुर है, जयपुर में जयपुर कल्चर है, तो अगर उस जयपुर को खुदाई कर दी तो आपने बोल देंगे हाँ जयपुर में साइट है ये साइट किसकी है, जयपुर कल्चर की। सिमिलरली ऐसे लोग जो दिल्ली में गए थे, वो 500 लोग जो दिल्ली में जाके रहे थे, फिर दिल्ली की एक दिन खुदाई हुई और वहाँ पे ऐसी वो जो एरिया मिल गया जहाँ पे जयपुर वाले लोग रह रहे थे, तो उसको बोलेंगे जयपुर कल्चर साइट, जयपुर कल्चर साइट। अब आपको डिफरेंस समझ आ गया कि कल्चर और साइट आपस में डिफरेंट होते हैं। कल्चर एक बहुत बड़े ब्रॉड टर्म का नाम है, एक बहुत बहुत बड़ी चीज़ है जिसके अंदर सारे कस्टम्स, सोशल ट्रेडिशंस, लोगों के रहने का तरीका, वो क्या मटेरियल्स यूज़ कर रहे हैं, उनका मटेरियल कल्चर क्या है, लैंग्वेज क्या है, ये सब कवर होती है। और साइट किसी भी एक पर्टिकुलर चीज़, एक पर्टिकुलर उस जगह को बोलते हैं उस कल्चर की, जो हम खोद रहे हैं, एविडेंसेस निकाल रहे हैं उसके लिए, ठीक है। ये होता है कल्चर और साइट में डिफरेंस। अब नामकरण की बात है ना, तो एक कल्चर का नाम किसी भी चीज़ से पड़ सकता है। कल्चर का नाम वहाँ पे जो मटके बना रहे हैं ना लोग, उनसे पड़ जाता है, क्योंकि देखिए मटके ना हर जगह अलग तरीके के बनते हैं, लोग अपनी क्रिएटिविटी यूज़ करके मटके बनाते हैं, है ना। ऐसा तो नहीं है घर जैसे वॉटल एंड टॉप के घर है एक ही जैसे बनेंगे, वही बैम्बू के टुकड़े लगा के मिट्टी लेप करके उसके ऊपर घास डाल के घर बना रहे हैं। घर का एक ही टाइप का पैटर्न होता है, पर मटके हर जगह अलग बनते हैं। तो कल्चर का नाम या तो आप मटके के ऊपर रख दो, या फिर पहली साइट से रख दो, फर्स्ट साइट। ये भी आर्कियोलॉजी में बहुत कॉमन है कि एक किसी कल्चर की, सपोज जयपुर कल्चर की सबसे पहली आपको झलक प्रताप नगर एक एरिया है जयपुर का, वहाँ देखने को मिली, है ना। तो आप प्रताप नगर पे उस जयपुर कल्चर का नाम रख दोगे पूरा। ऐसा भी होता है, जो फर्स्ट साइड आप खोदते हो या तो उसके ऊपर नामकरण कर दो, या वहाँ के मटके या किसी और कोई और उसका कोई लुभाता हुआ फीचर है उसके ऊपर आप कर दो। पर इसका मतलब ये नहीं है अगर एक कल्चर जयपुर में मिल रहा है तो वो दूसरी जगह नहीं मिल सकता। जैसे हमने देखा, अगर इसी कल्चर के लोग दिल्ली जाके रह रहे हैं तो हमें दिल्ली में भी जयपुर कल्चर मिल सकता है, ठीक है। दिल्ली में भी हम उस साइट को जयपुर कल्चर पर नाम दे सकते हैं। तो ये डिफरेंस हो गया कल्चर साइट में, और कैसे नेमिंग होती है डिफरेंट डिफरेंट कल्चर्स की। राजस्थान के जो दो इम्पॉर्टेंट कल्चर्स हम डिस्कस करने वाले हैं इस वीडियो में, वो है गणेश्वर जोधपुरा कल्चर और आहड़ बनास कल्चर। गणेश्वर और जोधपुरा दोनों ही जगह के नाम है। आहड़ एक जगह का नाम है, और बनास तो क्या है, नदी है जिसपे ये कल्चर उभरा था। सारे कल्चर्स जो हैं पुराने टाइम के, नियोलिथिक और चालकोलिथिक, मेसोलिथिक, ये सब क्या है, नदियों के आसपास उत्पन्न हुए थे। क्यों? क्योंकि पानी बहुत इंपॉर्टेंट सोर्स होता है, ज़रूरी होता है। तो अगर आपको खेती करनी है, रोज़मर्रा की ज़िंदगी जीनी है, तो आप हमेशा क्या है, पानी के पास सेटल होगे। तो कई बार जिन नदियों के पास जो कल्चर सेटल होते हैं, उन नदियों के नाम पे भी हम उस पूरे कल्चर का नामकरण कर देते हैं, ठीक है। गणेश्वर जोधपुरा की बात कर लेते हैं। राजस्थान के नॉर्थ ईस्टर्न पार्ट में है ये कल्चर, गणेश्वर जोधपुरा का कल्चर, ठीक है। या मतलब इस एरिया से हमें ऐसे लोग देखने को मिलते हैं जो इस कल्चर को फॉलो कर रहे थे। इसके करीब 80+ साइट्स हमें राजस्थान से मिल चुकी है, 80+ साइट। अब आपको पता ही है साइट और कल्चर में क्या डिफरेंस है। तो साइट एक छोटी जगह होती है, तो ऐसी 80 से ज़्यादा हमें साइट मिल चुकी हैं जो इस कल्चर को दिखा रही हैं कि यहाँ ऐसे मटके यहाँ से मिल रहे हैं, या ऐसे हमें ज्वेलरी मिल रही है, ऐसे टूल्स मिल रहे हैं जो हमें इस कल्चर की याद दिलाएं। ऐसे 80 साइट्स हैं। और सबसे ज़्यादा जो क्लस्टर है, सबसे ज़्यादा जो जमावड़ा है साइट्स का, वो हमें कहाँ देखने को मिलता है, सीकर, जयपुर, झुंझुनू वाला जो एरिया है ना, इसके आसपास।
और क्यों, इसका क्या रीज़न है, क्योंकि देखिए सीकर झुंझुनू जो एरिया है ना, वहीं पे सबसे ज़्यादा कॉपर माइंस है। तो लोगों ने इसलिए, कॉपर इतना इंपॉर्टेंट रहा होगा, सोचिए मेटलर्जी उनके लिए इतनी इंपॉर्टेंट रही होगी कि उन्होंने यहाँ पूरा पूरा सेटलमेंट बसा लिया अपना। तो इससे पता चलता है गणेश्वर जोधपुरा में मेटलर्जी का क्या रोल था। ठीक है, यहाँ पे गणेश्वर सीकर डिस्ट्रिक्ट में सबसे ज़्यादा हमें कल्चर के एक तरीके के झलक देखने को मिल जाती है। इसके अपोजिट आहड़ कल्चर जो है, आहड़, वो हमें साउथ ईस्टर्न राजस्थान की तरफ देखने को मिलता है। यहाँ पे नदी बह रही है, बनास नदी, और यहाँ भी कॉपर का बहुत इंपॉर्टेंट रोल था। तो ये हमें आहड़ बनास साउथ ईस्टर्न टाइप में देखने को मिल जाती है। अब थोड़ी और बात कर लेते हैं जोधपुरा गणेश्वर कल्चर की। जोधपुरा जो एक जगह है ना, ये एक सहीबी नदी है, उसके बैंक्स पे लोकेटेड है ये जगह जोधपुरा। और ये पहली साइट थी, है ना, जहाँ पे हमें इस पूरे कल्चर के, जोधपुरा और गणेश्वर कल्चर के एविडेंस मिले। मैंने आपको बताया था जब कोई पहली साइट होती है जिसे हम खोदते हैं और वहाँ किसी कल्चर का हमें सबूत मिलने लगता है कि हाँ, यहाँ के लोग कुछ इस तरीके का जीवन शैली जी रहे थे, तो उस साइट के नाम पे हम उस पूरे कल्चर का नामकरण कर जाते हैं। ठीक है, तो जोधपुरा वो पहली साइट थी। फिर गणेश्वर कैसे जुड़ा इसके साथ, क्या हुआ कि जोधपुरा मिल गया, उसके बाद ना गणेश्वर एक जगह है, नीम का थाना सीकर में। ठीक है, नीम का थाना तहसील है, सीकर में जगह है गणेश्वर। वहाँ से हमें कुछ ऐसे पॉट्स मिले जो हमें जोधपुरा से मिले थे। तो उससे समझ आ गया कि यार जोधपुरा और ये गणेश्वर में कनेक्शन है, इसलिए इस पूरे कल्चर को क्या नाम दे दिया, जोधपुरा गणेश्वर कल्चर। ठीक है, अगर डेट्स की बात करें कि कितना पुराना है, तो करीब करीब 3000 BC से 2700 BC के आसपास ये जो कल्चर है ये उभरा था, प्रॉपअप हुआ था। गणेश्वर की बात कर लेते हैं। गणेश्वर से हमें 3 पीरियड्स मिल जाते हैं ऑक्यूपेंसी के, कि हाँ मतलब आर्कियोलॉजिस्ट ने खुदाई की है, और करीब करीब 3 डिस्टिंक्ट पीरियड्स है सिविलाइजेशन के जो हम ट्रेस कर सकते हैं। जो पहला पीरियड है वो 3800 BCE का है, दूसरा पीरियड 2800 BCE के करीब का है, और तीसरा पीरियड 2000 BCE के करीब का है। जो पहला पीरियड है ना गणेश्वर का, मतलब जो सबसे नीची लेयर रही होगी, मैंने बताया था आपको लेयर का सिस्टम कैसे काम करता है। आर्कियोलॉजिस्ट खुदाई करते हैं और नीचे जाते हैं, तो पीरियड 1 ये रहा होगा, सबसे निचली खुदाई में जहाँ आर्कियोलॉजिस्ट पहुँचे हैं, वहाँ पे लोगों को, आर्कियोलॉजिस्ट को क्या मिल रहा है कि लोग हंटिंग गैदरिंग में रह रहे थे, है ना। माइक्रोलिथ्स थोड़े बहुत मिल रहे हैं, वो माइक्रोलिथ्स यूज़ कर रहे थे, और ये माइक्रोलिथ्स चर्ट और क्वार्ट्स के बने हुए थे। कुछ जली हुई हड्डियाँ मिली है इस पीरियड से हमें, ज़्यादातर जंगली जानवरों की। ठीक है, डोमेस्टिक एनिमल्स की इतनी मिलती नहीं है, और उसके अलावा छोटे छोटे जानवरों की भी हमें काफ़ी हड्डियाँ मिलती है। फिर पीरियड 2 जब आता है ना, तो अस्टॉनिशिंगली यहाँ पे खेती के सबूत नहीं मिलते, पर हमें क्या मिलने लग जाता है, मेटलर्जी की सबूत। ये इसीलिए हमें ये बोलते हैं कि जो राजस्थान है वो डायरेक्ट मेसोलिथिक से नियोलिथिक की तरफ चल गया, कि देखिए खेती मिले ना मिले, हमें मेटलर्जी पहले मिल गई। तो पीरियड 2 से गणेश्वर के मेटलर्जी के सबूत मिलने लग जाते हैं। यहाँ पे लोग जो है गोल गोल सी हट्स बना के रह रहे थे, और फ्लोरिंग करने के लिए अपनी हट्स की वो पेबल्स और रॉक फ्रैगमेंट्स को डाल देते थे, उन पे वो चटाइयाँ बना लेते होंगे, चटाई बिछा देते होंगे। यहाँ से हमको माइक्रोलिथ्स और बोन्स के, एनिमल्स के बोन्स भी मिले हैं। पीरियड 2 से हमें पॉटरी भी मिलने लग जाती है। ठीक है, हैंडमेड और व्हील मेड दोनों टाइप की पॉटरी हमें पीरियड 2 से मिलने लग जाती है। और पॉटरी की अगर बात करें तो ये गणेश्वर जोधपुरा की जो पॉटरी है वो कैसी थी, तो ये चिकनी मिट्टी से बनी हुई थी, और थोड़ी बहुत लाल कलर की सी पॉटरी थी, और अच्छी से पकाई हुई नहीं थी। तो इस तरीके की पॉटरी हमें यहाँ पे पीरियड 2 से गणेश्वर जोधपुरा के देखने को मिलती है। पर सबसे अस्टॉनिशिंग बात यह है कि पीरियड 3 के आते आते हमको 100 से ज़्यादा की संख्या हमें क्या मिलने लग जाते हैं, कॉपर ऑब्जेक्ट्स। कॉपर बहुत इंपॉर्टेंट मेटल था इस पीरियड में, इस कल्चर के लिए। और बात करें कि कॉपर से ये लोग क्या बना रहे थे, तो ये लोग छोटे छोटे एरो हेड्स बना रहे थे, ज्वेलरी बना रहे थे, और बर्तन छोटे छोटे बना रहे थे। ये सारी चीज़ें कॉपर्स की बना रहे थे वो, और वो सिर्फ खुद के लिए नहीं बना रहे थे, वो एक्सपोर्ट भी कर रहे थे। जैसे हड़प्पा सभ्यता के साथ उनका कांटेक्ट था, और हड़प्पा सभ्यता पे जो कॉपर मिला है वो आर्कियोलॉजिस्ट शक करते हैं कि हाँ ये पक्का यहीं से गया होगा, वरना कहाँ से आएगा, मेचोर हड़प्पन कल्चर्स में कॉपर कहाँ से आएगा, एक सोर्स होना चाहिए ना कॉपर का। तो वो दिल्ली और ये जिस साइड में आपको पाकिस्तान के पूरा साइड में जहाँ पे आपको पूरा हड़प्पा मोहनजोदड़ो का कल्चर फैला हुआ दिख रहा है, वहाँ तो कॉपर ओर्स है नहीं, तो ये पक्का राजस्थान से एक्सपोर्टेड है सारे। और गणेश्वर जोधपुरा और हड़प्पा इन दोनों में कनेक्शन है, इसके भी हमें सबूत मिल जाते हैं। कैसे कि जो हमें गणेश्वर पीरियड 2 है ना, पीरियड 1 के बाद पीरियड 2 आया, तो जो गणेश्वर पीरियड 2 से हमें जो पॉटरी मिली है ना,
वैसी ही पॉटरी कुछ हमें अर्ली हड़प्पन लेवल से भी मिलती है। अभी हम बात करेंगे आगे आने वाले चैप्टर्स में कि अर्ली हड़प्पन लेवल क्या है, अर्ली हड़प्पन पॉटरी क्या है, क्यों सिग्निफिकेंट है ये चीज़। पर अभी अभी याद रखिए कि गणेश्वर के पीरियड 2 से जो हमें पॉटरी मिल रही है वो हमें अर्ली हड़प्पन लेवल्स पे भी देखने को मिल रही है। अब क्योंकि उस टाइम पे बार्टर सिस्टम था, तो एक पॉटरी अगर दूसरी जगह पहुंच रही है तो उसका मतलब है आपस में लेन देन हुआ है, बार्टर हुआ है। ठीक है, यहाँ के हड़प्पा वाले लोगों ने गणेश्वर वाले लोगों को कुछ दिया है, गणेश्वर वाले लोगों ने हड़प्पा वाले लोगों को कुछ दिया है, मटके एक्सचेंज किए, कॉपर दिया है। ठीक है, इसके अलावा मेच्योर हड़प्पन साइट से भी गणेश्वर पीरियड वालों का संबंध था। अब बात कर लेते हैं आहड़ और बनास कल्चर की। इसको हम या तो बोल रहे थे आहड़ सभ्यता या बनास सभ्यता, एक ही बात है। आहड़ उस जगह का नाम है जहाँ सबसे पहले इस कल्चर के हमें सबूत मिले हैं, और बनास उस नदी का नाम है जिसके आसपास से पूरा कल्चर जो है ये उभरा था। ठीक है, इसकी लोकेशन देखें तो ये साउथ ईस्ट राजस्थान की तरफ है, इस साइड साउथ ईस्ट राजस्थान। और इसकी 90+ साइट्स हमने खोद लिए हैं अभी तक, और लोकेशन वाइज अभी प्रेजेंट डे उदयपुर और जयपुर के बीच में पड़ती है ये सारी साइट्स, है ना। इसके अलावा आहड़ बनास कल्चर की हमें कुछ साइट्स मालवा प्लेटू से भी देखने मिलती है। मालवा प्लेटू कहाँ है? मध्य प्रदेश में। मैंने बताया था आपको कि मालवा ये वाला जो एरिया है इसको बोलते हैं, क्योंकि राजस्थान से एमपी जस्ट सटा हुआ ही है, तो ये कोई चौंकाने वाली बात नहीं है कि यहाँ के कल्चर की कुछ साइट आपको इधर भी मिल जाए। ठीक है, हो सकता है यहाँ के कुछ ऐसे फैमिली वाले लोग ओवर क्राउडिंग हो रही है, उनको पसंद नहीं आए, यहाँ जाके रहने लग गए, और यहाँ बसेंगे तो ऐसे थोड़ी अपना कल्चर भूल जाएंगे, यहाँ जो कल्चर फॉलो कर रहे थे वही फॉलो करेंगे। इस तरीके से आपको एक ही कल्चर की अलग अलग साइड्स डिफरेंट डिस्टेंसेस पे दिख जाती है। ठीक है, आहड़ कल्चर की अगर बात करें तो जब खुदाई करते हैं ना हिस्टोरियंस और आर्कियोलॉजिस्ट, तो बहुत सारे एरियाज़ की खुदाई होती है, पर कुछ ही ऐसे एरियाज़ होते हैं जो बहुत डीप में खोदे जाते हैं। अगर उनको लगता है कि हाँ यहाँ से बहुत सारा मटेरियल निकल रहा है इस साइड से, और ये वर्थ इट है साइट पूरा अच्छे से खोदने की, तभी वो पूरी साइट की खुदाई करते हैं। क्योंकि सोचिए यहाँ 90+ साइट है, अब क्या पॉसिबल है एएसआई के लिए सारी की सारी साइट्स खोद देना? नहीं। तो वो कुछ साइट्स को सिलेक्ट करते हैं कि जहाँ से उनको ज़्यादा मटेरियल मिल रहा होता है थोड़ा बहुत सरफेस पे भी, और उसको पूरा खोदना चालू कर देते हैं। तो आहड़ कल्चर की, बनास कल्चर की जो सबसे ज़्यादा खोदी गई, अच्छे से शोध की गई साइट्स है वो है 3 साइट्स, आहड़, गिलुंद और बालाथल। इनको आप मैप में देख लीजिए। आहड़ यहाँ पर है, उदयपुर यहाँ है, आहड़ साइट यहाँ पर है, बालाथल यहाँ पे, गिलुंद यहाँ पे। ये सारी साइट्स आहड़ साइट्स है। ठीक है, यहाँ इन सारी साइट से आपको खुदाई में कुछ ना कुछ ऐसी चीज़ें मिल जाएंगी जो आपको आहड़ कल्चर की याद दिलाएगी, पर अच्छे से खुदाई सिर्फ गिलुंद, बालाथल और आहड़ की। अगर हम बात करें इस आहड़ या बनास कल्चर की पॉटरी की, तो ये एक काली और लाल कलर की सी पॉटरी होती है जिसके ऊपर या तो लाइंस बनी होती हैं या डॉट्स बनी होती हैं, और वो भी किसमें? वाइट कलर में। अगर आपको पिक्चर देखनी है तो कुछ इस प्रकार की। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि राजस्थान में जयपुर जैसे और बाकी सीकर, झुंझुनू साइड पे जो मटके बनते हैं वो आज भी इसी तरीके के बनते हैं। आज भी आपको वो लाल कलर में वाइट पैटर्न्स दिख जाएंगे। इनफैक्ट मेरे घर पे भी जो मटका है वो इसी तरीके का है आज भी। जो पूजा में कलश यूज़ होते हैं राजस्थान में आज भी वो इसी तरीके के दिखते हैं। सो ये कल्चरल कंटिन्यूटी का कितना अमेजिंग एग्जाम्पल है। ठीक है, आहड़ पॉटरी की हमने बात कर लेती है, अब आहड़ साइट की बात कर लेते हैं। ये जो आहड़ साइट है ये उदयपुर के जो बाहरी एरिया या आउटस्कर्ट्स है उसमें लोकेटेड है, और जो अर्लीस्ट डेट है इस साइट की वो करीब 2500 BC है। कि हाँ, मतलब 2500 BC से लोग यहाँ पक्का रहने लगे थे सेटलमेंट्स में, और हमें उसके मटेरियल सबूत मिल जाते हैं 2500 BC से। यहाँ लोग जो हैं घर बना रहे थे, किसके? मड के, मिट्टी के घर बना रहे थे स्टोन फाउंडेशंस पे, और वो स्ट्रेंथन करने के लिए घरों को बीच बीच में बम्बू के पेड़ों की डंडियाँ यूज़ कर लेते थे, और जो रूफ्स थे वो शायद ऐसे इस तरीके की बनाते थे। और अवंस मिले हैं हमें, चूल्हे मिले हैं जिनके मल्टीपल माउथ है, ऐसे एक चूल्हा यहाँ इस साइड, एक इधर बना दिया, इस तरीके के मल्टीपल माउथ वाले चूल्हे मिले हैं। बहुत सारे कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं जिनमें चूड़ियाँ और रिंग्स और नाइफ, ये सब बहुत कॉमन चीज़ें। एक्सेस भी मिली है इनफैक्ट। इसके अलावा कॉपर की शीट और स्लैग मिले, मतलब जिससे कॉपर बनाने में, कॉपर ओर से कॉपर निकालने में जो बाकी चीज़ें बच जाती है ना, कॉपर की गंदगी, जो बाकी आइटम बचा रह जाता है उसको स्लैग बोलते हैं कॉपर का, तो वो भी वहाँ पे प्रेजेंट है, वो भी हमें वहाँ मिट्टी में से मिला है। तो इसका मतलब यहीं पे कॉपर जो है ओर से कॉपर निकाला जा रहा है, उसका सबूत है यहाँ पे। इसके अलावा हमें सिलबट्टे मिले हैं आहड़ की साइड से, और अर्ध बेशकीमती वो पत्थर मिले हैं
एक होता है प्रेशियस स्टोन्स, तो जैसे आपका ये गोल्ड हो गया, डायमंड हो गया, ये क्या है, प्रेशियस स्टोन्स। एक हो गए सेमी प्रेशियस, कि मतलब गोल्ड डायमंड जितने तो प्रेशियस नहीं है, लेकिन उनसे थोड़ा सा नीचे हैं, लेकिन वो भी प्रेशियस हैं। तो उनमें आपके आ जाते हैं कार्निलियन, लैपिस लजुली, ये सब। तो ये हमें सेमी प्रेशियस स्टोन्स की भी यहाँ पे चीज़ें मिली हैं। हमें मन के मिले हैं, बीड्स मिले हैं टेराकोटा के, स्पिंडल वॉल्स मिले हैं। स्पिंडल वॉल्स ऐसे एक लंबी सी डंडी हो गई, उसके ऊपर टेराकोटा का या किसी मेटल का से ट्रायंगुलर सा आपने मोटा सा कुछ चिपका दिया, ताकि क्या है, जब आपको धागा बनाना है किसी रेशे से, कॉटन ली, सपोज कॉटन बॉल ली, उसको यहाँ इसके आर पार ऐसे से घुमाते जाओगे तो ये क्या बन जाएगी, कॉटन की थ्रेड बन जाएगी। अब इससे क्या है, आप कॉटन का कपड़ा सिल सकते हो। तो ये होते हैं स्पिंडल वॉल्स मिले हैं, मतलब लोग कपड़े पहन रहे होंगे इस टाइम पे, है ना, बुन के अपने लिए। राइस ग्रेन्स मिले हैं यहाँ से, चावल के दाने मिले हैं, और काऊ, बफेलो, गोट, शीप, डोमेस्टिकेटेड एनिमल्स होंगे, उनकी हड्डियाँ भी मिले हैं हमें। इसके अलावा जो एक इंटरेस्टिंग चीज़ जो हमें आहड़ की साइड से मिलने लगती है कि थोड़े लेटर फेज़ में हमें यहाँ से आयरन ऑब्जेक्ट्स की भी सबूत मिले हैं। अब आर्कियोलॉजिस्ट पता है ये कंफ्यूज्ड है कि ये जो आयरन ऑब्जेक्ट्स हमें मिले हैं, देखिए एक तो होता है मिट्टी की लेयर में, सपोज कीजिए यहाँ दबे मिले आयरन ऑब्जेक्ट्स, और ये कोई 2500 आसपास के 2500 BC के आसपास की डेट है। तो फिर आयरन यूज़ इतनी जल्दी सब कॉन्टिनेंट में यहाँ पे हो रहा है, तो मतलब ये तो बहुत आश्चर्य वाली बात हो जाएगी, क्योंकि आयरन तो ऐसा माना जाता है 1000 BC के बाद ही थोड़ा सा इंडिया में कॉमन है, यूज़ हुआ था। पहले तो उतने टाइम तो सिर्फ कॉपर से ही लोग अवेयर थे। तो ये थोड़े पुराने लेवल पे अगर आयरन मिलने लगता है तो शॉकिंग हो जाता है। पर अब आर्कियोलॉजिस्ट ये कंफ्यूज हैं कि यार ये जो पुराने लेवल से हमें करीब करीब 2000 BC के लेवल से जो ये आयरन मिल रहा है ना, ये आयरन ना नेचुरली यहाँ डिपॉजिट नहीं होगा। हो सकता है बाद में किसी ने बहुत डीप गड्ढा खोद के फिर आयरन की यहाँ पे चीज़ें गाड़ दी हों, ऐसा भी तो हो सकता है। यहाँ मिट्टी में अगर किसी ने बहुत डीप गड्ढा खोदा और 2000 BC तक के लेवल वाले पहुँच के उन्होंने आयरन की चीज़ें गाड़ दी, तो आर्कियोलॉजिस्ट के लिए तो मुश्किल हो जाएगा ना समझना कि ये एक्चुअली आयरन 2000 BC का है या फिर बाद में बना हुआ है, 500 BC में बना हुआ है। तो इसलिए अभी आयरन कन्फ्यूज्ड है। लेकिन अगर इसकी डेटिंग प्रूव हो जाती है तो ये वन ऑफ द अर्लीस्ट अकरेंसेज है आयरन का इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, बहुत एक पुराना सोर्स है आयरन ऑब्जेक्ट्स का। ठीक है, अब नेक्स्ट साइड की बात कर लेते हैं गिलिंद। गिलिंद जो है ये भी, इसके जो सारे फीचर्स हैं ना वो आहड़ की जैसे ही हैं। यहाँ पे जो मतलब हमें हट्स मिली हैं, कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं और टूल्स मिले हैं, ये आहड़ जैसे ही मिले हैं हमको। माइक्रोलिथ्स भी मिल जाते हैं यहाँ पे, वही कॉपर के फ्रैगमेंट मिल रहे हैं, सेमी प्रेशियस स्टोन्स मिल रहे हैं, मतलब जो चीज़ें आहड़ में मिल रही थी ना करीब करीब, वही हमें गिलिंद से मिल जाती हैं। अब बालाथल थोड़ा सा अलग है। बालाथल जो है वो उदयपुर डिस्ट्रिक्ट में लोकेटेड है, और यहाँ पे एक बहुत इंटरेस्टिंग डिस्कवरी हुई थी। वो डिस्कवरी हुई थी मैसिव मड फोर्टिफिकेशन वॉल की। इसका क्या मतलब है कि भाई ये बालाथल का साइट है, सपोज कीजिए बालाथल साइट है ये इतनी बड़ी सी, और इसके बीच में यहाँ मोटी सी मिट्टी की दीवार बनाई हुई है, फोर्टिफिकेशन किया हुआ है ना, अलग से, जैसे किसी चीज़ से प्रोटेक्शन के लिए या किसी चीज़ से अलग करने के लिए यहाँ फोर्टिफिकेशन हो रखा है, महल जैसा एकदम। और ये दीवारें पता है कितनी मोटी है, 5 मीटर मोटी। सोचिए 5 मीटर मोटी दीवारें से फोर्टिफिकेशन हो रखा है इस बीच वाले एरिया में, और पूरी मिट्टी की नहीं बनी हुई, बीच बीच में पत्थर भी यूज़ हो रखा है। ठीक है, बीच बीच में यहाँ पे पत्थर भी लगा हुआ है ताकि ये इसको मजबूती मिल सके। अभी कोई किला रहा होगा या कोई रैम्पार्ट रहा होगा, इसका अभी हिस्टोरियंस को पता नहीं है, पर एक बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी फाइंड है कि कैसे हमें किसी एक 3-4 हज़ार साल पुरानी साइट से हमें मैसिव फोर्टिफिकेशन देखने को मिल रहा है। ठीक है, पॉटरी की अगर बात कर लें बालाथल से जो मिली है, तो वही पतली सी लाल कलर की है, एक लाल काले कलर की है, एक पीली सी कलर की, ऐसी अलग अलग टाइप की पॉटरी हमें बालाथल से देखने को मिल जाती हैं। और कॉपर ऑब्जेक्ट्स मिले हैं ढेरों, है ना, उसमें नाइव्स मिली हैं, चिजल्स मिले हैं, रेजर्स मिले हैं, एरो हेड्स मिले हैं, ढेरों ऑब्जेक्ट्स मिले हैं कॉपर के। और सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है यहाँ पे एनिमल बोन्स भी काफ़ी मिले हैं, और एनिमल बोन्स में भी करीब करीब सिर्फ 5% जंगली हैं, 95% जो एनिमल बोन्स है ना वो डोमेस्टिकेटेड वैरायटी की है। और इस 95% में भी 73% तो सिर्फ कैटल बोन्स है, यानी कि गाय और जो गाय का मेल काउंटर पार्ट होता है उसकी 73%। इसका मतलब कितना ज़्यादा ये लोग गाय पे डिपेंडेंट होंगे। ये सोसाइटी बहुत ही ज़्यादा गाय और उसका जो मेल काउंटर पार्ट होता है उसको बहुत मानते होंगे या उसको बहुत यूज़ करते होंगे अपने डेली लाइफ में, इसलिए इसकी हड्डियाँ इतनी देखने को मिलती हैं।
प्लांट रिमेन्स की अगर बात कर लें तो उसमें गेहूँ हो गया, आपका जौ हो गया और बाजरा हो गया, ग्रीन ग्राम और ब्लैक ग्राम हो गए, मटर हो गए और बेर, इन सब के हमें थोड़े थोड़े रिमेन्स देखने को मिल जाते हैं। और इसके अलावा यहाँ पे हमें चूल्हे मिलते हैं, ऐसे इस टाइप के चूल्हे, उनके ऊपर ऐसे काला सा मोटा सा तवा बना के, है ना, मिट्टी का, उसके ऊपर रोटियाँ सेकते होंगे लोग। तो आज भी राजस्थान के गाँव में यही हो रहा है, तो इसके हमें एविडेंसेस मिल जाते हैं। और ये जो बालाथल की डेटिंग है ये करीब करीब 4000 BCE है, यानी आज से 6000 साल पुरानी है, ठीक है। और बालाथल जो है, अगर हम उसकी बात करें हड़प्पा से क्या संबंध है, तो बालाथल से हमें चीज़ें मिल रही हैं, डेटिंग की है, तो अर्ली हड़प्पन फेज़ से उसका मेल जोल है। अर्ली हड़प्पन फेज़ यानी कोट डीजी वाला जो फेज़ है, मतलब कोट डीजी में जब सभ्यता पनप रही थी, तो वहीं उसी टाइम बालाथल में भी सभ्यता पनप रही थी। और जोधपुर गणेश्वर कल्चर है ना, उससे भी उसका भी जो अर्ली फेज़ है वो इस बालाथल से करस्पॉन्ड करता है। तो बालाथल मतलब जिस समय बालाथल में लोग रहने चालू कर रहे थे, उसी टाइम कोट डीजी में भी लोग रह रहे थे, उसी टाइम जोधपुर गणेश्वर कल्चर में भी लोगों ने रहना स्टार्ट किया था। और हो सकता है ये सब आपस में एक दूसरे से कनेक्शन भी रखते हो, कनेक्ट भी रखते हो, ठीक है। इसके अलावा जो चीज़ें मिली हैं बालाथल से वो वही हैं नॉर्मल जो हर जगह मिलती हैं, स्टेटाइट, शेल, अगेट, जैस्पर, कार्लिन, इन सब की बीड्स मिली हैं। और इंटरेस्टिंग एक और फैक्ट है कि बालाथल का गुजरात से भी लिंक मिला है ना। इन सारी साइड से तो है ही, कोट डीजी जोधपुरा के आसपास तो हो ही रहा था उदय, पर गुजरात से भी हमें बालाथल के कनेक्ट होने का सबूत मिल जाता है, क्योंकि गुजरात में जैसे बीड्स बन रही थी ना लैपिस लाजुली की और कार्निलियन की, वैसी ही बीड्स हमें बालाथल से मिल जाती है। अब आप सोचिए राजस्थान में तो दूर दूर तक ओशन का कोई नाम नहीं है, और यहाँ पे ऐसी हमें बीड्स मिले जो शेल की बनी हुई है या लैपिस लाजुली या कार्निलियन की है, जो गुजरात में बन रही है। तो उसका मतलब क्या है कि गुजरात वाले लोगों से भी बालाथल का कनेक्ट था। ये हो गई सारी राजस्थान के साइड्स की बातें।